हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर की। इस चैप्टर के हम एमसीक्यूज़ की बात करेंगे और मैं ट्राई करूंगा कि मोस्ट ऑफ द जो टॉपिक है वो एमसीक्यूज़ के थ्रू कवर हो जाए और जो एमसीक्यू का लेवल होगा दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई बोर्ड। सबसे पहले हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की। याद रखना क्वेश्चन नंबर 1 पीवाईक्यू क्वेश्चन है। 2021-22 में जो टर्म 1 एग्ज़ाम हुआ था, याद रखना वो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम था, तो सोल्यूशन उसमें एक चैप्टर था, वहाँ से मैंने ये पीवाईक्यू लिया। सो विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स राउट्स लॉ फॉर ए सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। सपोज हमारे पास क्या है, एक हमें दिया हुआ है सॉल्वेंट दिया हुआ है और याद रखना इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा उसे हम बोल देंगे पी नॉट ऑफ ए प्योर सॉल्वेंट। आपको प्योर सॉल्वेंट दिया, अब आपने क्या किया, इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। ठीक है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो याद रखना अब जो पार्शियल प्रेशर हो जाएगा ऑफ द सॉल्वेंट, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट अकॉर्डिंग टू द राउल्स लॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। जितना मोल फ्रैक्शन होगा सॉल्वेंट उतना पार्शियल प्रेशर होगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इज इक्वल टू द पी नॉट ऑफ द सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये हमारा आया अकॉर्डिंग टू द राउल्स लॉ। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, क्योंकि ये जो हमने क्या लिया हुआ है, सोल्यूशन लिया हुआ है, एक नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट है सॉल्यूट और वॉलेटाइल कंपोनेंट सॉल्वेंट है, तो जो भी प्रेशर होगा टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू द प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। तो अब सब ऑप्शंस को देखते हैं। सबसे दिया हुआ है, सबसे पहले दिया ऑप्शन ए पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूट। सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो इसका कोई पार्शियल प्रेशर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 भी हमारा रॉन्ग है क्योंकि इसका पार्शियल प्रेशर नहीं हो सकता सॉल्यूट का, क्योंकि नॉन वोलेटाइल है। सेकंड हमें दिया हुआ P इज इक्वल टू के एच इंटू काई, ये हमें दिया हुआ है हेनरीज लॉ विच इज़ ऑल्सो रॉन्ग। और सी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि सी ऑप्शन में हमें दिया हुआ है जो टोटल प्रेशर है दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। 1 ग्राम ऑफ ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट दिया हुआ है, इसका मोलर मास दिया हुआ है 250 ग्राम्स पर मोल, was dissolved in 51.2 grams of benzene if the freezing point constant Kf of benzene is given 5.12 Kelvin kg per mole, the freezing point of the benzene will be lowered by। हमें डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बताना, हमें पता है डेल्टा TF इज इक्वल टू IKF स्मॉल m। स्मॉल m मोलैलिटी होती है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो IKF। मोलैलिटी किसके इक्वल होता है, वेट ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सोल्यूट इंटू W1 वेट ऑफ द सॉल्वेंट और ऊपर आएगा इंटू 1000। ठीक है, आई की वैल्यू की बात करेंगे, क्योंकि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है मतलब डिसोसिएट नहीं होता है सोल्यूट, तो आई का वैल्यू 1 हो जाएगा। KF का वैल्यू हमें दिया हुआ है 5.12। वेट ऑफ द सोल्यूट कितना दिया हुआ है हमें, सोल्यूट 1 ग्राम दिया हुआ है और इसका मोलर मास दिया हुआ है हमें, मोलर मास इज 250 ग्राम्स। ठीक है, ये दिया हुआ है, ऊपर हो जाएगा इंटू 1000। और W1 विच इज़ वेट ऑफ द सॉल्वेंट हमें दिया हुआ है, बेंजीन का कितना वेट हमें दिया हुआ है 51.2, तो ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 250 इंटू 4 हो जाता है 1000। 5.12 को हम कर सकते हैं 10 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 10 और 0.4 केल्विन। ठीक है, तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो गया 0.4 केल्विन, तो हमारा जो बी ऑप्शन था दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है एग्जाम्पलर प्रॉब्लम। द वैल्यू ऑफ वेंट हॉफ फैक्टर ऑफ KCl NaCl एंड K2SO4। अगर आप KCl को याद रखना सोल्यूशन में डालोगे तो ये डिसोसिएट कंप्लीटली होता है K प्लस NCl नेगेटिव में। तो सबसे पहले अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ KCl होता तो हमें 1 मोल ऑफ K प्लस की आइंस मिलती और 1 मोल ऑफ Cl नेगेटिव की आइंस मिलती, तो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती, डबल हो जाती, क्योंकि नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स हैं वो डबल हो रहे हैं, तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा ट्वाइस हो जाएगा। सिमिलरली NaCl में भी यही हो रहा है, Na प्लस NCl नेगेटिव क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, तो I का वैल्यू 2 हो जाएगा जितनी आइंस रिलीज हो रही है। और K2SO4 में अगर K2SO4 की बात करें हमें मिलेगा ट्वाइस ऑफ K प्लस एंड SO4 2 नेगेटिव, तो 1 मोल ऑफ K2SO4 में हमें 3 मोल्स ऑफ आयन मिल रहा है, 2 मोल ऑफ K प्लस एंड 1 मोल ऑफ SO4 नेगेटिव, तो ये हो जाएगा I का वैल्यू थ्राइस, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 2 2 3, तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। हमें दिया हुआ है एजर्शन दिया हुआ ए
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रीजन दिया हुआ आर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैरिटी। ठीक है, सबसे पहले अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई के बी इंटू स्मॉल एम। तो हमें पता है जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो डिपेंड करता है ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो एजर्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। बट अगर हम रीजन की बात करें, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द मोलैरिटी, बट एक्चुअल में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है मोलैलिटी के। ठीक है, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द मोलैलिटी, मतलब हमारा एसर्शन तो करेक्ट है बट रीजन इज रॉन्ग। तो अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो हमारा जो सी ऑप्शन है दैट इज करेक्ट, जिसमें एजर्शन इज करेक्ट बट द रीजन इज रॉन्ग स्टेटमेंट। तो इसका ऑप्शन था सी। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। हमें एजर्शन दिया हुआ है ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, रीजन दिया हुआ है ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैरिटी। हमें पता है अगर हम बात करें पाई विच इज ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू सी आर टी, और जो सी होता है वो क्या होता है, हमारा मोलैरिटी होता है। ठीक है, तो अगर हम पहली स्टेटमेंट की बात करें, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स में। और जो सेकंड ऑप्शन है ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैरिटी, वो भी क्या है, करेक्ट है। अब हमें बताना है कि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो अगर आप मोलैरिटी इंक्रीज करते हो, ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इट इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो बोथ ए एंड आर विच इज़ रीजन आर करेक्ट एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो इसका जो ऑप्शन ए है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर बिकॉज डिसोल्यूशन इज एन। तो याद रखना, कभी भी सपोज आपके पास क्या है, गैस है, आपने उसको डिसॉल्व किया है सॉल्वेंट में, तो आपका बन जाएगा यहाँ पे सॉल्यूशन। अब ये जो रिएक्शन होती है, याद रखना ये होती है हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन, और साथ में इस रिएक्शन में क्या होता है, हीट रिलीज होती है। सो हीट रिलीज होने की वजह से ये रिएक्शन हो जाती है हमारी एक्सोथर्मिक। तो अगर आप क्या करते हो, सपोज आपने टेम्परेचर दिया, सॉल्यूशन को इंक्रीज किया, तो याद रखना गैसेस में जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है और वो सॉल्यूशन से बाहर निकल जाते हैं। तो अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू द ली चैटलियर प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू द ली चैटलियर प्रिंसिपल की बात करें, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, तो रिएक्शन चले जाता है बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है। सो एज ए रिजल्ट क्या होता है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो ये इसका जो आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी, कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है एंड इट इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज फॉलोड बाय स्टेटमेंट ऑफ रीजन इज गिवन, चूज द करेक्ट आंसर आउट ऑफ द फॉलोइंग। हमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, हमें इसमें चूज करना है। सबसे पहले अगर हम असर्शन को देखेंगे, एक्वेटिक स्पीशीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन इन वार्म वाटर। तो ये जो स्टेटमेंट है ये याद रखना करेक्ट है। तो याद रखना जब टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, तो KH की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और याद रखना जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है। सो दैट्स वाई जो कोल्ड टेम्परेचर है उसमें ज़्यादा क्या हो सकता है, गैसेस डिसॉल्व हो सकती है। तो एक्वेटिक स्पीशीज जो है दे आर मोर कंफर्टेबल। रीज़न दिया हुआ है डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट KH वैल्यू एट सेम टेम्परेचर। ये स्टेटमेंट भी क्या है, हमारी करेक्ट है, क्योंकि डिफरेंट गैसेस की क्या हो सकती है, KH की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है सेम टेम्परेचर पे। बट ये जो रीज़न है इट इज़ नॉट द करेक्ट रीज़न। ठीक है, क्योंकि करेक्ट रीज़न था टेम्परेचर डिक्रीज होने से KH का वैल्यू डिक्रीज होगा और सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। तो इसका क्या होगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट, वेयर बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट KH इज इक्वल टू, ये एग्जाम्पलर का प्रॉब्लम है। याद रखना जो KH की वैल्यू है हमें दिया ऑप्शन नंबर 1 इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, सेकंड ऑप्शन है डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, थर्ड रिमेन कांस्टेंट एंड फोर्थ ऑप्शन है फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। तो याद रखना ये सबसे पहले जो KH होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के। ठीक है, और अगर आप क्या करते हो, टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो KH का वैल्यू भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। और जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होती है, सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज। और
अगर आपने क्या किया, टेम्परेचर लो किया, KH का वैल्यू क्या होता है, लो हो जाता है, और सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सो इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या है, करेक्ट आंसर है। जो KH है, इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। याद रखना है PYQ है, टर्म 1 2021-22 में एक क्वेश्चन आया था। आइडेंटिफाई द लॉ विच इज स्टेटेड एज फॉर एनी सोल्यूशन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच वोलाटाइल कंपोनेंट। जो पार्शियल प्रेशर होता है वोलेटाइल कंपोनेंट का इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो पार्शियल प्रेशर सपोज कंपोनेंट 1 है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मोल फ्रैक्शन के, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो ये हो जाता है हमारा राउल्ट्स लॉ। तो अगर आप क्या करते हो, किसी का भी मोल फ्रैक्शन अगर आप इंक्रीज करते हो तो उसका पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, उस कंपोनेंट का, वोलेटाइल कंपोनेंट का इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स लेबल्ड एज एजर्शन एंड रीजन। सबसे पहले एजर्शन की बात करते हैं, मोलैरिटी ऑफ ए सोल्यूशन चेंजेस विद टेम्परेचर। अगर हम बात करें मोलैरिटी की, ये होता है इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, क्योंकि मोलैरिटी में वॉल्यूम यूज हो रहा है, तो अगर आप क्या करते हो, टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है और मोलैरिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हो, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है और मोलैरिटी इंक्रीज हो जाती है। तो हमारा जो एजर्शन है वो क्या है, करेक्ट है, क्योंकि मोलैरिटी टेम्परेचर के साथ चेंज करती है। सेकेंड हमें रीजन दिया है, मोलैरिटी इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और याद रखना, मोलैरिटी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो एजर्शन है दैट इज करेक्ट, बट रीजन क्या है, रॉन्ग है। तो अगर हम चेक करेंगे, इसका जो ऑप्शन नंबर सी है दैट इज द करेक्ट आंसर, वेयर एजर्शन इज ट्रू वेयर एज रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। द यूनिट ऑफ इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट इज। याद रखना, ये एग्जाम्पलर की प्रॉब्लम है। तो हमें पता है इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट आता है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू स्मॉल m होता है हमारा मोलैरिटी। डेल्टा TB मतलब क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, केल्विन KB। और जो मोलैरिटी होता है ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन kg। तो ये हो जाएगा मोल्स डिवाइडेड बाय kg। हम KB को एक तरफ ले जाते हैं तो हमारा आ जाएगा केल्विन इंटू kg डिवाइडेड बाय मोल्स, और यू कैन राइट केल्विन kg पर मोल। तो इसका आंसर हो जाएगा केल्विन kg पर मोल, जो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए स्टेटमेंट ऑफ एजर्शन इज फॉलोड बाय स्टेटमेंट ऑफ रीजन इज गिवन, चूज द करेक्ट आंसर आउट ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले एजर्शन दिया हुआ है, नाइट्रिक एसिड एंड वाटर फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। अगर हम बात करें नाइट्रिक एसिड की और साथ में हम वाटर की बात करें, याद रखना दोनों आपस में क्या बना सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। अगर दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे तो याद रखना बॉन्डिंग की वजह से इनका जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है ओवरऑल, और इसे ही हम बोलते हैं नेगेटिव डिविएशन। ठीक है, तो नेगेटिव डिविएशन हो जाता है फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ, क्योंकि वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, जितना होना चाहिए था उससे कम हो रहा है वेपर प्रेशर, और अगर वेपर प्रेशर कम हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो नेगेटिव डिविएशन में बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, नाइट्रिक एसिड एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन जब वो 68% है और वाटर है 32% बाय मास, तो इनका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, सबसे ज़्यादा कम हो जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, और वेपर प्रेशर लीस्ट हो जाएगा, उसे ही हम बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। तो नाइट्रिक एसिड और वाटर मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप बना सकते हैं एट दिस परसेंटेज, 68% एंड 32%। अगर हम बात करें रीजन की, हमें दिया हुआ है एज़ोट्रॉप्स आर बाइनरी मिक्सचर हैविंग द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेस। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है हमारा, करेक्ट है। अगर आप सपोज नाइट्रिक एसिड और वाटर जो मिक्सचर है 68% और 32% का, अगर आप इसके वेपर्स बनाते हो, जो नाइट्रिक एसिड बनता है वो वेपर्स में भी 68% होगा और वाटर 32% होगा। तो ओवरऑल इनके मिक्सचर क्या रहेगा,
कंपोजिशन सेम रहेगा लिक्विड एंड वेपर फेज। तो रीज़न भी करेक्ट है, बट एजर्शन का करेक्ट रीज़न ये नहीं है। एजर्शन का रीज़न होना चाहिए था क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, तो दैट्स वाई दे फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। सो एजर्शन एंड रीज़न बोथ आर करेक्ट, बट रीज़न इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। व्हेन 1 मोल ऑफ बेंजीन इज मिक्सड विद 1 मोल ऑफ टॉलिन द वेपर विल कंटेन, हमें 4 ऑप्शन दिया है। इक्वल अमाउंट ऑफ बेंजीन एंड टॉलिन एट इट इज ए आइडियल सोल्यूशन, अनइक्वल अमाउंट ऑफ बेंजीन एंड टॉलिन एज इट फॉर्म्स ए नॉन आइडियल सोल्यूशन, हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन, हायर परसेंटेज ऑफ टॉलिन। तो सबसे पहले अगर हमें एक कंटेनर दिया हुआ है, सपोज एक कंटेनर है, इसमें आपने क्या किया, इक्वल अमाउंट ऑफ बेंजीन एंड टॉलिन मिक्स कर दिया। बेंजीन कितना है, हमने लिया हुआ है 1 मोल, और टॉलिन भी क्या लिया हुआ है हमने 1 मोल, ये हमें गिवन है। ठीक है, अब हमें साथ में क्या दिया हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन। तो प्योर बेंजीन का जो वेपर प्रेशर है वो भी दिया हुआ है 12.8 किलो पास्कल्स, और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टॉलिन भी दिया हुआ है 3.85 किलो पास्कल्स। ठीक है, अब अगर हम बात करें राउल्ट्स लॉ की, तो राउल्ट्स लॉ क्या बताता है कि अगर हम बात करें पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन दैट विल बिकम इक्वल टू द पी नॉट ऑफ द बेंजीन, पार्शियल प्रेशर ऑफ द प्योर बेंजीन into its mole fraction. So P naught or P of the toluene, pressure of the toluene is equal to partial pressure of the pure toluene into mole fraction. अगर दोनों की मोल फ्रैक्शन की बात करें, मोल फ्रैक्शन होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो दोनों की मोल फ्रैक्शन सेम हो जाएगी क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स जैसे बेंजीन के हैं 1, टोटल मोल्स 2, ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2। तो टोटल नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन दोनों का सेम हो जाएगा विच इज़ 0.5। और अगर हम पी नॉट ऑफ बेंजीन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 12.8, ये हो जाएगा पी नॉट ऑफ टॉलिन 3.85। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर आप इक्वल मिक्सचर मिक्स कर रहे हो, जिसका पी नॉट हायर होगा उसी के ज़्यादा वेपर्स बनेंगे। तो बेंजीन का अगर आप देखो पी नॉट था हायर देन दैट ऑफ टॉलिन, तो बेंजीन के ज़्यादा वेपर्स बनेंगे। सो एज ए रिजल्ट इट विल हैव हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। हाउ मच इथाइल एल्कोहल मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ वाटर सो द सोल्यूशन विल फ्रीज एट -14 डिग्री सेल्सियस। KF ऑफ वाटर दिया हमें 1.86। याद रखना ये PYQ क्वेश्चन है, टर्म 1 2021-22 में क्वेश्चन आया था। तो अगर सबसे पहले अगर आपको 1 लीटर ऑफ वाटर दिया है तो 1 लीटर वाटर को आप 1 kg के साथ भी इक्वेट कर सकते हो। सो 1 लीटर को 1 kg के साथ इक्वेट कर सकते हो। तो वाटर का नॉर्मली फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये कितना डिक्रीज हुआ है 14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसमें हो रहा है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू स्मॉल m। ठीक है, कितना डिक्रीज हो रहा है 14, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा TF इज 14। KF हमें दिया 1.86। अब याद रखना हमें क्या दिया, मोलैलिटी। मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, और डिवाइड किससे करते हैं हम, डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ सॉल्वेंट, और किस में वेट लेते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं हम इन kg। तो वैल्यू क्या कर सकते हैं हम, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये हो जाएगा 14 इंटू 1.86। नंबर ऑफ मोल्स हमें फाइंड करने हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और हमने ऑलरेडी क्या लिया हुआ है, इसे 1 kg हमने लिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 1.86। अगर आप इसको सॉल्व कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 7.5 मोल्स। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा A इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। इन द फॉलोइंग डायग्राम पॉइंट x रिप्रेजेंट, हमें पॉइंट x बताना है। PYQ क्वेश्चन है, टर्म 1 2021-22 में क्वेश्चन आया था। सबसे पहले अगर हम बात करें y एक्सिस में हमें दिया है वेपर प्रेशर और x एक्सिस में टेम्परेचर दिया है। अगर आप ये कर्व देखो तो ये जो कर्व है ये रिप्रेजेंट करता है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये जो सारे कर्व्स हैं ये फ्रीजिंग पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और याद रखना फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जब सॉलिड और लिक्विड स्टेट का, जब सॉलिड और लिक्विड स्टेट दोनों का ऑफ ए सब्सटेंस हैज़ ए सेम वेपर प्रेशर। जब वेपर प्रेशर सॉलिड और लिक्विड स्टेट का सेम होता है तब हमारा आता है फ्रीजिंग पॉइंट। अगर हम पहले वाले कर्व को देखेंगे जो ऊपर से नीचे जा रहा है, ये हमारा है कर्व ऑफ सॉल्वेंट, नीचे वाला कर्व है ऑफ ए
सॉल्यूशन। मतलब अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करो, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन दोनों का वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और ये जो साइड वाला कर्व है, जो यहाँ पे साइड पे कर्व दिया हुआ है, ये हमारा वेपर प्रेशर दिया हुआ है हमें फ्रोजन सॉल्वेंट का। फ्रोजन सॉल्वेंट मतलब सॉलिड स्टेट में। तो आप क्या करते हो, एक तरफ आप फ्रोजन सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर आप क्या करते हो, टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो ये इंक्रीज होता है, और दूसरी तरफ आपने क्या किया, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर डिक्रीज किया है। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट है। अगर आप नीचे देखें, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एक तरफ से आप क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, दूसरी तरफ से फ्रोजन सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर आप इंक्रीज कर रहे हो। तो एक ऐसा टाइम आया जब फ्रोजन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो ये हो जाता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आ जाता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। हमें दिया हुआ है 4 लीटर्स ऑफ 0.02 मोलर aqueous solution of NaCl was diluted by adding 1 liter of water. What is the molarity of the resultant solution? ये याद रखना, एग्जाम्पलर का प्रॉब्लम है। सपोज हमें सोल्यूशन दिया हुआ है, इसमें हमें दिया हुआ है 4 लीटर्स। तो वॉल्यूम सपोज V1 वॉल्यूम है, ये हो गया हमारा 4 लीटर्स, और इसकी मोलैरिटी दी हुई है 0.02 m। अब हमने क्या किया, इसमें वाटर ऐड कर दिया, 1 लीटर वाटर ऐड किया आपने इसमें। एज ए रिजल्ट जो रिजल्टेंट सोल्यूशन हो गया उसका वॉल्यूम कितना हो गया, तो V2 हो गया हमारा 5 लीटर्स, क्योंकि आपने 1 लीटर वाटर ऐड किया है और हमें इसका मोलैरिटी बताना है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना कि दोनों में, क्योंकि NaCl तो सेम ही रहेगा दोनों में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl दोनों में क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, मोलैरिटी का होता है मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम m1। सपोज ये m1 था और ये क्या है, m2 है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं m1 इंटू V1 इज इक्वल टू n। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हमारा, m2 इंटू V2 इज इक्वल टू n। तो दोनों सोल्यूशन में नंबर ऑफ मोल सेम रहेंगे, तो हम यूज़ कर सकते हैं m1 इंटू V1 इज इक्वल टू m2 इंटू V2। तो कभी भी आप डाइल्यूशन कर रहे हो, अगर आपके पास एक सोल्यूशन है वहाँ पे आप वाटर ऐड करते हो, तो हमारा m1 इंटू V2 बिकम्स इक्वल टू m2 इंटू V2। तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। m1 का वैल्यू है 0.02, वॉल्यूम है 4, m2 हमें फाइंड करना है, फाइनल वॉल्यूम है हमारा 5। तो m2 इज इक्वल टू 0.02 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो जाएगा 0.08 डिवाइडेड बाय 5। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 0.016। ठीक है, तो फाइनल सोल्यूशन की मोलैरिटी हो जाएगी 0.016। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ब्लड सेल विल श्रिंक। सबसे पहले याद रखना, जो ब्लड सेल होते हैं याद रखना वो आइसोटॉनिक होते हैं किस सोल्यूशन के, 0.9% मास बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl। अगर आपने सेम सोल्यूशन में डाला है जहाँ पे ब्लड सेल में, और उसे सोल्यूशन में डाला 0.9% NaCl, तो दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल होती है, तो दे आर आइसोटॉनिक। इससे साथ क्या होते हैं, आइसोटॉनिक। तो इसमें कोई ऑस्मोसिस नहीं होती। और याद रखना ऑस्मोसिस हमेशा होती है फ्रॉम हाइपोटॉनिक टूवर्ड्स द हाइपरटॉनिक सोल्यूशन। हाइपोटॉनिक से हाइपरटॉनिक सोल्यूशन में ऑस्मोसिस होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो हमें पूछा है कि कौन से केस में ब्लड सेल श्रिंक करेंगे। ब्लड सेल श्रिंक का मतलब क्या है कि ब्लड सेल के अंदर से सोल्यूशन में क्या होना चाहिए, वाटर की मूवमेंट होनी चाहिए, तभी ये श्रिंक करेंगे। तो मतलब जो ब्लड सेल है वो क्या होना चाहिए, हाइपोटॉनिक होना चाहिए। ठीक है, और बाहर वाला जो सोल्यूशन है वो क्या होना चाहिए, हाइपरटॉनिक। हाइपरटॉनिक का मतलब है क्या होना चाहिए, इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए। किससे ज़्यादा होगी, इट शुड बी ग्रेटर देन 0.9% मास बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl, तभी सेल क्या कर सकता है, श्रिंक कर सकता है। तो हम पहला ऑप्शन देखेंगे, व्हेन प्लेस्ड इन ए वाटर कंटेनिंग मोर देन 0.9% NaCl सोल्यूशन। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। तो सपोज आपने सेल को डाला हुआ है उस सोल्यूशन में जिसमें 0.9% से ज़्यादा NaCl है, तो ये ओवरऑल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, हाइपरटॉनिक हो जाएगा। और जो ब्लड का सेल है वो क्या हो जाएगा, एज कंपैरेटिवली हाइपोटॉनिक, इसमें कम कंसंट्रेशन है। सो वाटर विल स्टार्ट मूविंग आउटसाइड फ्रॉम सेल टुवर्ड्स आउटसाइड, और वो क्या करेगा, श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। सो ये ऑस्मोसिस होगा, सो उसकी वजह से सेल श्रिंक होगा। तो इसका ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। एन आइसोट्रॉपिक सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड हैज़ ए बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन आइदर ऑफ द टू व्हेन इट इज़। सबसे पहले अगर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है आइसोट्रॉपिक सॉल्यूशन का, तो मतलब क्या है, जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। वेपर प्रेशर इंक्रीज होने से ही बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज हो सकता है। और वेपर प्रेशर जब इंक्रीज होता है तो इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव डिविएशन। नॉर्मल राउल्ट लॉ से क्या हो रहा है, जो वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा आए हैं, तो इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। तो इसका भी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इट शो ए पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की। याद रखना ये एक एग्जाम्पलर प्रॉब्लम है। इन कंपैरिजन टू 0.01 मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.01 मोलर MgCl2 सोल्यूशन इज। हमें दो सोल्यूशन को कंपेयर करना है, उनका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एक ग्लूकोज दिया हुआ है, उसकी कंसंट्रेशन दिया 0.01 मोलर, और MgCl2 उसकी भी सेम कंसंट्रेशन दिया 0.01 मोलर। ठीक है, सबसे पहले डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डेल्टा TF इज इक्वल टू IKF इंटू स्मॉल m। अब अगर हम बात करें ग्लूकोज की, जो ग्लूकोज होता है वो डिसोसिएट नहीं करता, तो उसके I का वैल्यू क्या रहता है, 1 रहता है। बट अगर हम बात करें MgCl2 की, MgCl2 क्या कर सकता है, डिसोसिएट कर सकता है, ये बना सकता है Mg2 प्लस 2Cl नेगेटिव आइंस। तो एक मॉलिक्यूल कितनी आइंस दे रहा है, 3। तो हमें पता है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स में। तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल 3 आइंस दे रहा है। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो ग्लूकोज में तो I का वैल्यू हम 1 सब्सटीट्यूट करेंगे, बट MgCl2 में I का वैल्यू 3 सब्सटीट्यूट करेंगे, तो ओवरऑल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट MgCl2 में क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन एट 45 डिग्री सेल्सियस। हमें वेपर प्रेशर सोल्यूशन का बताना है। बेंजीन टू ऑक्टेन का हमें मोलर रेशियो दिया हुआ है 3:2। तो अगर हम बात करें बेंजीन और ऑक्टेन का, हमें मोलर रेशियो दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 3:2 का दिया हुआ है। साथ में हमें क्या दिया हुआ है, एट 45 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर ऑफ द बेंजीन। तो बेंजीन का हमें वेपर प्रेशर दिया हुआ है विच इज़ 280 mm ऑफ Hg, और ऑक्टेन का वेपर प्रेशर दिया हुआ है, तो वेपर प्रेशर ऑफ द ऑक्टेन वो कितना दिया हुआ है हमें, 420 mm ऑफ Hg। ठीक है, और साथ में दिया हमें आइडियल गैस। आइडियल गैस का मतलब हम राउल्ट्स लॉ इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ, जो टोटल प्रेशर होता है दैट इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट 1 विच इज प्रेशर ऑफ द बेंजीन इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन प्लस प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट सेकेंड, तो प्रेशर ऑफ द ऑक्टेन इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन होगा एक तरफ, और एक तरफ होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ द ऑक्टेन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सबसे पहले प्रेशर ऑफ बेंजीन हमें दिया हुआ है विच इज़ 280। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, मोल्स का रेशियो दिया हुआ है। सपोज बेंजीन के नंबर ऑफ मोल्स 3 होते, ऑक्टेन के क्या होते, नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, 2 होंगे, इस रेशियो में है। तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन विच इज़ 3 डिवाइडेड बाय टोटल होगा 3 + 2 विच इज़ 5। सिमिलरली ऑक्टेन क्या होगा हमारा, 420 इंटू मोल फ्रैक्शन होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन को अगर आपने 2 ले लिया तो डिवाइड बाय टोटल हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, अब हम इसे क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। 5 को अगर हमने 280 से कैंसिल करना है तो हमारा आ जाएगा 56। सिमिलरली 5 420 से करेंगे, 5 8 सा होता है हमारा 40, 84 आ जाएगा। 3 × 56 होता है हमारा 168, और 84 × 2 भी होता है हमारा 168। दोनों को आप ऐड कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 336 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो ओवरऑल ये प्रेशर आ जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की। एक PYQ दिया हुआ है 2021-22 टर्म 1 में ये आया था। सबसे पहले एजर्शन दिया हुआ है, ए रॉ मैंगो प्लेस्ड इन ए सेलाइन सोल्यूशन लूजेज वाटर एंड श्रिवल इनटू पिकल। सपोज आपने क्या लिया हुआ है, एक रॉ मैंगो लिया हुआ है और आपने जो सोल्यूशन डाला हुआ है वो सेलाइन है। ठीक है, तो ज़्यादा सेलाइन होने की वजह से सोल्यूशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा हाइपरटॉनिक।
ठीक है। और जो मैंगो होगा उसमें सॉल्ट की कंसनट्रेशन कम है, वो हो जाएगा हाइपोटोनिक। तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, याद रखना, जब भी हाइपो और हाइपरटोनिक, अगर आपने हाइपोटोनिक जैसे मैंगो लिया हुआ है इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन, तो उसमें से क्या होता है, जो वाटर है इट विल स्टार्ट मूविंग आउट। तो वाटर की मूवमेंट होती है फ्रॉम हाइपो टू हाइपरटोनिक सोल्यूशन। सो एज ए रिजल्ट जो होता है वो पिकल बन जाता है, इट विल श्रिवल, मीन्स उसमें से वाटर लॉस हो जाएगा। तो एजर्शन क्या हमारा करेक्ट है। तो ये जो प्रोसेस हो रही है फ्रॉम हाइपो टू हाइपरटोनिक, दिस इज ऑस्मोसिस। रीजन दिया हुआ है थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है, मैंगो श्रिवल इनटू पिकल। तो ये जो ऑप्शन है दैट इज रॉन्ग, ये रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं हो रही है। रिवर्स ऑस्मोसिस हमारी रिवर्स डायरेक्शन में होती है और हमें उसके लिए एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये ऑन इट्स ओन हो रहा है फ्रॉम हाइपो टू हाइपरटोनिक, तो इसमें नॉर्मल हमारा क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या एजर्शन करेक्ट है, वेयरएज रीजन इज रॉन्ग। तो इसका जो स्टेटमेंट सी है विच इज एजर्शन इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन वो होते हैं जो राउल्स लॉ फॉलो करते हैं इन ऑल द कंसंट्रेशन। सबसे पहले PYQ क्वेश्चन है 2021-22 का। अगर हम बात करें क्लोरोफॉर्म और एसीटोन की, ये आपस में क्या बनाते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, इनके जो वेपर्स हैं वो कम हो जाते हैं और ये शो करते हैं नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ। इथेनॉल और एसीटोन की बात करेंगे। इथेनॉल खुद के साथ क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। एसीटोन के साथ इसकी इंटरेक्शन कम होती है, तो ओवरऑल जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इसमें हो जाती है हमारी पॉजिटिव डिविएशन। फिनॉल और एनिलीन में भी आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से इनके वेपर प्रेशर कम होते हैं, इनमें आती है नेगेटिव डिविएशन। और इन द एंड अगर हम बात करें एन हेक्सेन और एन हेप्टेन की, इन दोनों की जो इंटरेक्शन होती है वो क्या होती है, इक्वल। तो खुद के साथ जो हेक्सेन इंटरेक्शन करता है वो हेप्टेन के साथ जो इंटरेक्शन करता है वो ऑलमोस्ट क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये जो एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन जो है वो आइडियल सोल्यूशन बनाता है एंड इट कैन फॉलोज द राउल्स लॉ। आई होप आपको सोल्यूशन के MCQ समझ आए हो। सिमिलर टाइप ऑफ MCQs मैं बाकी चैप्टर्स के भी बनाऊंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।